हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपका एमबीबीएस मेंस एग्जाम के लिए सेकंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है संविधान शासन व्यवस्था, राजनीति तथा प्रशासनिक संरचना। फ्रेंड, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे के बारे में, और इस राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे से संबंधित कुछ टॉपिक हैं जो हम आपको पढ़ाएंगे। इसके अंतर्गत हम आपको नक्सलवाद, इसके बाद फिर आतंकवाद, सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद, ये इसके अंतर्गत टॉपिक है, हम आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं फ्रेंड, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे। तो राष्ट्रीय सुरक्षा का अर्थ क्या है? तो देखिए इसमें, तो राष्ट्रीय सुरक्षा का अर्थ होता है कि राष्ट्र की सुरक्षा या राज्य की सुरक्षा। सीधी सी बात है कि जब भी राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है तो इसका अर्थ होता है राष्ट्र की सुरक्षा या देश की सुरक्षा या राज्य की सुरक्षा, जिसके अंतर्गत नागरिकों की सुरक्षा आती है और अर्थव्यवस्था की सुरक्षा आती है। और अर्थव्यवस्था की सुरक्षा के अंतर्गत इसकी जो संस्थाएं होती हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है। अब किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा को सामान्यतः दो खतरों से सामना करना पड़ता है, किसी भी देश को। तो किसी भी देश में हम देखें तो किसी भी देश की सुरक्षा को हमेशा दो खतरों से सामना करना पड़ता है, जिसमें पहला खतरा होता है बाह्य खतरा और दूसरा होता है आंतरिक खतरा। ये दो खतरों से सामना करना पड़ता है। अब बाह्य खतरा का मतलब क्या होता है? तो जब किसी भी देश को दूसरे देश से खतरा होता है या दूसरे देश से कोई समस्या उत्पन्न होती है या दूसरा देश नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसे हम कहते हैं बाह्य खतरा। उदाहरण के लिए जैसे भारत है, तो भारत परेशान किससे है? पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान से परेशान क्यों है? क्योंकि वहाँ पर जो आतंकवादी लोग हैं, तो ये आतंकवादी लोग हमारे भारत में कई जगह बम विस्फोट करते रहते हैं, आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते रहते हैं। तो ये खतरा कैसा हुआ? ये बाहरी खतरा होता है। इसके बाद फिर दूसरा होता है आंतरिक खतरा। ठीक है। अब आंतरिक खतरा क्या होता है? तो आंतरिक खतरा का मतलब होता है कि जब देश के अंदर ही कुछ लोग खतरा उत्पन्न करते हैं तो उसे हम आंतरिक खतरा कहते हैं। या हमारे देश के ही लोग, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो देश के अंदर ही विवाद उत्पन्न करते हैं, देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को हम देश के आंतरिक खतरे के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो हमारे भारत में देखते हैं कि कुछ लोग हैं जो अलगाववादी होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो विस्तारवादी होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो आतंकवादी होते हैं, जो हमारे भारत में ही रहते हैं। ठीक है। और भारत में रहते हुए भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोगों को आंतरिक खतरों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और फिर इन लोगों के पास इतना पैसा कहां से आता है? तो इन लोगों को पाकिस्तान और चीन जैसे देश सपोर्ट करते हैं। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए कि हमारे भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधित कुछ मुद्दे हैं, कुछ टॉपिक है जो हम आपको पढ़ाएंगे। तो इसमें पहला टॉपिक अपन शुरू करेंगे नक्सलवाद। फिर नक्सलवाद के बाद हम आपको पढ़ाएंगे आतंकवाद, फिर क्षेत्रवाद, फिर जातिवाद और फिर सांप्रदायिकता। ठीक है। तो ये खतरे हैं, ये समस्याएं हमारे भारत की, इनसे कैसे निपटा जाए ये हम आपको इस टॉपिक में पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले देखिए इसमें नक्सलवाद का अर्थ। तो नक्सलवाद का अर्थ क्या होता है? तो साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित होकर जहां गरीब और अशिक्षित लोग अपनी समस्याओं के समाधान हेतु हिंसक कार्य करते हैं, नक्सलवाद कहलाता है। आ रहा समझ में? नक्सलवाद क्या है? तो कुछ ऐसे गरीब लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं जो अपनी समस्याओं के समाधान हेतु हिंसक कार्य को बढ़ावा देते हैं या हिंसक कार्य करते हैं, नक्सलवाद कहलाते हैं। और ये कौन सी विचारधारा से प्रेरित हैं? तो ये साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित होते हैं। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। फिर नक्सलवादी क्या होता है? तो नक्सलवादी का मतलब होता है कि वे लोग जो देश के विकास का हिस्सा नहीं बन सके हैं तथा निर्धन लोग हैं, कमजोर लोग हैं, असहाय लोग हैं, जो अपनी रोजी रोटी और उन्नति चाहते हैं। आ रहा समझ में? ये लोग अपना रोजगार चाहते हैं और अपनी उन्नति चाहते हैं। तो इसके लिए जो कुछ लोग घटनाएं को अंजाम देते हैं, हिंसक घटनाओं को अंजाम देते हैं, ऐसे लोगों को नक्सलवादी कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद फिर इसकी शुरुआत कहाँ से होती है हमारे भारत में? तो हमारे भारत में सर्वप्रथम माओवादी विचारधारा से प्रभावित होकर यह पश्चिम बंगाल में स्थित एक नक्सलवाड़ी नाम की जगह होती है। अब यहाँ पर एक शब्द आया फ्रेंड, माओवादी। तो ये माओवादी क्या होता है?
तो एक माओ से तुंग नाम का व्यक्ति चीन में था और उसके द्वारा ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही विरोध प्रदर्शन को बढ़ावा दिया गया था। तो उस माओ से तुंग के नाम पर उस संगठन का नाम रख दिया गया माओवाद। तो ये माओवाद की समस्या हमारे भारत में है, किधर ऊपर की तरफ जैसे नेपाल से लगा हुआ क्षेत्र है, ठीक है, और इधर पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, इसके बाद फिर मध्य प्रदेश में बालाघाट है, छिंदवाड़ा क्षेत्र है, ठीक है। ऐसे राज्यों में नक्सलवादी जैसी समस्याएं हैं। तो ये नक्सलवाद की शुरुआत कहाँ से होती है? तो पश्चिम बंगाल में एक स्थान है जिसका नाम है नक्सलवाड़ी। तो नक्सलवाड़ी नाम का गांव था, वहाँ से लोगों ने अपनी मांगे शुरू करना किया था, ठीक है। उनकी जो मांगे थी उन मांगों को लेकर सरकार के समक्ष उन्होंने कुछ समय के लिए प्रदर्शन किया था। तो वो छोटे स्तर पर था, लेकिन फिर धीरे धीरे यह आंदोलन बढ़ता चला गया और यह आंदोलन फिर हिंसक रूप धारण कर लेता है। और जब इन लोगों ने आंदोलन को बढ़ावा दिया तो उसका नाम हुआ नक्सलवाद। तो नक्सलवाड़ी नाम की जगह से इन लोगों ने छोटे रूप में इस आंदोलन को शुरू किया था। बाद में यह धीरे धीरे हिंसक होता चला गया और इसको नाम दिया गया नक्सलवाद। और आज वर्तमान में हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है ये नक्सलवाद। अगर आतंकवाद के बाद कोई दूसरी समस्या है तो यह है नक्सलवाद की समस्या। तो कई बार आपने समाचार पत्र में पढ़ा होगा, टीवी चैनल पर देखा होगा, रेडियो पर सुना होगा कि कई बार पुलिस कर्मियों को मार दिया जाता है, अधिकारियों को ये लोग अगवा कर लेते हैं, आ रहा समझ में, और कई प्रकार की हिंसक घटनाओं को अंजाम देते हैं। हमारी मिलिट्री फोर्स जाती है, उनको ये लोग मार देते हैं, पुलिस वालों की हत्या कर देते हैं, आ रहा समझ में। तो इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है ये नक्सलवादियों से, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए इसमें इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ पर ये नक्सलवादी समस्या हमारे भारत में पाई जाती है। तो सन 1990 की बात है। तो सन 1990 में नक्सलवाद मात्र 16 जिलों में फैला हुआ था। वहीं आज यह भारत के 250 जिलों में फैल चुका है, तारा समझ में। और यह केवल छत्तीसगढ़ में ही 1.5 करोड़ लोग नक्सल से या नक्सलवादियों से प्रभावित हैं। 1.5 करोड़ लोग छत्तीसगढ़ में, अकेले छत्तीसगढ़ में। इसके बाद फिर नक्सलियों का विस्तार छत्तीसगढ़ तथा उससे लगे हुए जो राज्य हैं जिसमें आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, ठीक है। इसके बाद फिर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, ये ऐसे राज्य हैं जो नक्सलवाद से प्रभावित राज्य हैं। नक्सलवादियों की समस्या इन राज्यों में पाई जाती है, ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। अब नक्सलवाद के कारण क्या हैं? तो नक्सलवाद के कुछ कारण हैं। तो इसमें पहला कारण देखिए, सरकार द्वारा आर्थिक शोषण, ठीक है। पहला कारण है सरकार के द्वारा आर्थिक शोषण। इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के गरीब, दबे कुचले वर्ग, कमजोर वर्ग के लोगों का सरकार के द्वारा आर्थिक शोषण किया गया था या इनका आर्थिक शोषण सरकार करती रही है। और इस आर्थिक शोषण के कारण जो वे लोग जो 2 वक्त का खाना भी नहीं खा पा रहे थे, भुखमरी का शिकार हो रहे थे, आ रहा समझ में। किंतु सरकार ने इन आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोगों के विकास के लिए कोई कार्य नहीं किया, कोई कल्याणकारी योजनाएं संचालित नहीं की। परिणाम स्वरूप यहाँ के लोग माओवादियों से प्रभावित होकर बंदूक उठाने लगे और हिंसा को बढ़ावा देने लगे, आ रहा समझ में। तो हमारे भारत में जैसे नक्सलवाद हैं, नक्सलवादी लोग होते हैं, ऐसे चीन में माओवादी लोग होते हैं, ठीक है। तो ये माओवादियों से ही प्रभावित होकर इन लोगों ने बंदूक उठाई और हिंसा को बढ़ावा देने लगे, जो आज हमारे भारत की एक बड़ी समस्या बन चुकी है ये। इसके बाद देखिए अगला, अन्याय और उपेक्षा के शिकार, ठीक है। तो अन्याय और उपेक्षा के शिकार वनवासी। तो अभावग्रस्त क्षेत्रों की बुनियादी समस्याओं को सरकार नज़रअंदाज तो करती रही है, ठीक है। और इन क्षेत्रों के लोगों के साथ बड़े ही उपेक्षित भाव से अन्याय किया जाता रहा है और शिक्षा तथा आर्थिक समृद्धि के स्तर पर भी उपेक्षा बढ़ती जाती है। इन आदिवासी लोगों की आवश्यकताओं या इन आदिवासी लोगों की आवश्यक ज़रूरतों तक से सरकार मुंह फेर लेती है।
इसका अर्थ क्या हुआ कि यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं, इन लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही थी। इसके बाद में शिक्षा में ये लोग पिछड़े हुए थे, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे, दूसरी तरफ से सरकार भी इन पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ कि इन लोगों ने इन हिंसक घटनाओं में भाग लेना शुरू कर दिया था। इसके बाद फिर अगला आता है इसमें जंगलों एवं जमीन से प्रभुत्व हटाना। पश्चिम बंगाल में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में और आंध्र प्रदेश और झारखंड के इलाकों के आदिवासी पूर्व में अपनी प्राकृतिक संपदाओं पर निर्भर रहते थे। तो आप जानते ही हैं कि जो आदिवासी लोग होते हैं ज़्यादातर प्राकृतिक वस्तुओं पर या प्राकृतिक संपदाओं पर ही आधारित होते हैं। जैसे शहरी लोगों का खान पान होता है, इसके बाद फिर गांव में जो बस्ती होती है उन लोगों का जैसा खान पान होता है, ऐसा खान पान इन लोगों का नहीं होता। इनको जंगल से खाने पीने की जो वस्तुएं प्राप्त होती है उसी से ये अपना जीवन यापन करते हैं। तो ऐसी प्राकृतिक संपदाओं पर ये ज़्यादा निर्भर रहते थे। फिर नक्सल प्रभावित अधिकांश क्षेत्रों में कोयला आदि खनिज पदार्थों की खानें हैं। ठीक है, और अब इन जंगलों और खानों पर प्राइवेट कंपनी और ठेकेदारों का कब्जा हो चुका है। यहाँ पर आदिवासी लोग जहाँ रहते थे यहाँ पर कोयले की खानें हैं। ठीक है, अब इस कोयले के खानों को वर्तमान में सरकार ने किसको ठेका दे दिया? प्राइवेट कंपनी को ठेका दे दिया। अब प्राइवेट कंपनी का इस क्षेत्र में जब कब्जा हो जाता है तो जो आदिवासी लोग हैं ये उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इसके कारण क्या हुआ कि यहाँ के लोगों में आक्रोश उत्पन्न हुआ, गुस्सा उत्पन्न हुआ और इन लोगों ने हथियार उठाना शुरू कर दिया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे अगला आता है इसमें आतंकी संगठनों से संबंधित। आतंकी संगठनों से संबंध, तो भारत का गृह मंत्रालय कहता है कि नक्सलियों का संबंध आतंकी संगठनों से है। उन्हें विदेशों से हथियार मिल रहे हैं और गृह मंत्रालय की माने तो नक्सलियों को लिट्टे से सहायता प्राप्त होती है। अब ये लिट्टे कौन है? तो लिट्टे ये श्रीलंका में, जैसे हमारे भारत में नक्सलवादी संगठन है ऐसे ही श्रीलंका में लिट्टे की समस्या है, ऐसे ही वहाँ पर लिट्टे पाए जाते हैं। हमारे यहाँ पर जैसे नक्सलवादी लोग हिंसा को बढ़ावा दे रहे थे ऐसे ही लिट्टे भी वहाँ पर ये हिंसात्मक घटनाओं को बढ़ावा देते थे। ठीक है, इसके बाद फिर नक्सलियों ने लिट्टे के सहयोग से खुद को इतना मजबूत बना लिया है कि सुरक्षा बलों के समक्ष भी मुश्किल आ सकती है। कई बार सुरक्षा बलों के बीच और इन नक्सलवादियों के बीच में मुठभेड़ होती है जिसमें कई बार हमारे सुरक्षाकर्मी मारे जाते हैं, कई हमारे सुरक्षा बल के जवान इसमें शहीद हो जाते हैं। ठीक है, इसी कारण से अब नक्सली संगठन आतंकी संगठनों की तर्ज पर ये सक्रिय हैं। उनकी कार्यप्रणाली अब देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी है। आ रहा समझ में? तो अब यह जो संगठन है, अब ये जो नक्सलवादी होते हैं, अब ये धीरे धीरे हमारे देश के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। पहले तो ये सिर्फ क्या करते थे, ये मांग करते थे, सरकार से अपने अधिकारों की मांग करते थे। ठीक है, फिर धीरे धीरे इन लोगों ने क्या हुआ, हिंसा को बढ़ावा देना शुरू कर दिया और अब आज स्थिति ये है कि ये आतंकवाद जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं जो हमारे भारत की बड़ी समस्या है। इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें विकास से वंचित क्षेत्र। तो देश के सभी भागों में विकास की धारा बह रही है, अर्थात भारत में सभी राज्यों में विकास हो रहा है। वही जो नक्सलवादी क्षेत्र हैं तो नक्सलवादी क्षेत्रों में विकास की कोई किरण तक नहीं पहुंची है, अर्थात कि जहां पर ये नक्सलवादी लोग रहते हैं यहाँ पर आज भी विकास नहीं हो पाया है और वहाँ की जनता उपेक्षा से दुखी है। यहाँ के लोग दुखी हैं, परेशान हैं और सरकार फिर भी यहाँ पर ध्यान नहीं दे पा रही है और इस प्रकार से जो वंचित लोग हैं तो ये हिंसा के रास्ते को अपनाते हैं या हिंसा के रास्ते पर चल पड़ते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर आगे देखिए इसमें अगला आता है राजनेताओं का संरक्षण। अब राजनेताओं का संरक्षण, इसका क्या तात्पर्य है? तो नक्सली समय समय पर राजनेताओं को भी निशाना बनाते रहे हैं, इसके बावजूद
उन्हें अनेक राजनेताओं का संरक्षण भी प्राप्त है, राजनेताओं का समर्थन भी प्राप्त है। राजनेताओं का एक समूह यह मानने से इनकार कर रहा है कि नक्सली इतने खतरनाक हैं। हर समझ में, कई ऐसे राजनेता हैं जो इन्हें खतरनाक नहीं मानते, देश के लिए खतरा नहीं मानते। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ये कहते हैं इन नक्सलियों के बारे में कि ये अपने अधिकारों की मांग के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना है, अर्थात कि कुछ राजनेता इन्हें संरक्षण भी दे रहे हैं। ठीक है। इसके बाद फिर पश्चिमी बंगाल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और तृणमूल कांग्रेस जिस प्रकार आरोप प्रत्यारोप में उलझे हैं, उससे केंद्र सरकार का काम कठिन हो रहा है। इनका नक्सलियों के संबंध में ढुलमुल रवैया रहा है। ठीक है। तो जिधर जिधर ये नक्सलवादी संगठन सक्रिय हैं, वहाँ की सरकार इन पर कोई कठोर कार्यवाही नहीं कर पा रही है, जिसके कारण केंद्र सरकार भी कोई कठोर कदम नहीं उठा पा रही है, केंद्र सरकार कोई एक्शन नहीं ले पा रही है इसमें। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अगला देखिए, इसमें गरीबी और बेरोजगारी। तो अगला कारण है गरीबी और बेरोजगारी। इसका अर्थ क्या है? तो नक्सलवाद का सबसे प्रमुख कारण उनमें व्याप्त गरीबी व बेरोजगारी है। अपराध का सबसे बड़ा कारण यही होता है, गरीबी और बेरोजगारी। जहाँ पर गरीबी और बेरोजगारी होती है वहाँ पर अपराध अधिक होते हैं। ठीक है, जिसके कारण लोग पैसे कमाने हेतु नक्सलवादी बन जाते हैं। और यदि इन क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी निवारण कार्यक्रम सही ढंग से क्रियान्वित किया जाए या उन्हें लागू किया जाए तो नक्सलवाद को रोका जा सकता है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें अगला देखिए अब आप नक्सलवाद के निवारण के उपाय। तो हमारे भारत में ये जो नक्सलवाद जैसी समस्या है, तो इस समस्या का समाधान क्या है, इस समस्या को कैसे समाप्त किया जाए? तो इसका पहला उपाय है कि नक्सलियों की भर्ती को रोकना। आ रहा समझ में? तो जैसे हम देखते हैं कि पुलिस में भर्ती होती है, आर्मी में भर्ती होती है, ऐसे नक्सलवादियों की भर्ती होती है। तो इसकी भर्ती को रोका जाना चाहिए। आ रहा समझ में? इसमें जो लोग भर्ती होते हैं नक्सलवाद में, उनको पैसा दिया जाता है। ठीक है, उनको घर वालों को पैसा दिया जाता है, जो व्यक्ति उसमें जाता है उसको पैसा दिया जाता है। ठीक है, अब सोचिए अब ये पैसा कहाँ से आ रहा होगा। ठीक है, तो इसमें किसी न किसी का तो हाथ होगा, तभी तो इनको पैसा मिलता है, नहीं तो पैसा कहाँ से आएगा इनके पास। तो आगे देखिए इसमें, तो नक्सलियों की भर्ती को रोका जाए। तो देखिए इसमें सरकार की नक्सलवाद से लड़ने के लिए माओवादियों द्वारा नक्सलियों की भर्ती को रोकना चाहिए, पहला उपाय। और जब नक्सली उसमें भर्ती ही नहीं हो पाएंगे तो उनकी संख्या दिन प्रतिदिन घटती जाएगी, और जैसे दिन प्रतिदिन इनकी संख्या घटती जाएगी तो ऑटोमेटिक धीरे 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 ये जो नक्सलवादी संगठन है यह खत्म होता चला जाएगा, और एक समय बाद ये बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। तो ऐसे इसको नक्सलवाद को रोका जा सकता है। इसके बाद फिर अगला आता है नक्सलियों के आर्थिक स्रोतों को बंद करना। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या है? तो नक्सलियों को जहां से रुपया पैसा प्राप्त होता है, यह रुपया पैसा बंद किया जाना चाहिए। तो देखिए इसमें देश को नक्सलियों के शिकंजे से छुड़ाने के लिए उनके आर्थिक स्रोत जैसे माफियाओं से प्राप्त धन को रोकना होगा। इसके बाद फिर विकास के लिए आए सरकारी धन को इनके चंगुल से बचाना होगा। फिर इसके बाद में छोटे छोटे बिजनेसमैन जैसे जिनसे धन लिया जाता है उनको रोकना होगा। नेताओं द्वारा विभिन्न नामों से दिए गए धन को भी रोकना होगा। तो इस प्रकार से जिनको अनैतिक तरीके से या अवैध तरीके से इनको धन दिया जाता है, रुपए पैसा दिया जाता है, उस पर रोक लगाना होगा, तब जाकर ये नक्सलवाद को रोका जा सकता है। इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें अगला उपाय है शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि की जाए। तो नक्सली क्षेत्रों की सबसे बड़ी कमजोरी है वहाँ की अशिक्षा। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होता है, जो व्यक्ति शिक्षित नहीं है, वह व्यक्ति अपराध को अधिक बढ़ावा देता है, और अशिक्षा के कारण ही वहाँ के लोग माओवादियों के चंगुल में फंस जाते हैं, और अशिक्षा के कारण वे समझ नहीं पाते हैं और राष्ट्र का अर्थ क्या है वे नहीं समझ पाते हैं, जिसके कारण वो देश में हिंसा को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, और राष्ट्रीय एकता क्या होती है ये उन्हें नहीं मालूम।
उन्हें तो बस इतना मालूम है कि ऐसा कोई कार्य किया जाए जिनसे पैसा मिले, बस वे लोग बस इतना ही अर्थ समझते हैं। इसलिए वे धन प्राप्त करने के लिए नक्सली जैसी गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर आगे देखिए, खनन माफियाओं को खत्म किया जाए। खनन का मतलब क्या है? तो जो खान लेते हैं, खदानें लेते हैं और खदानों से खुदवाई का कार्य करते हैं, ऐसे लोगों को खनन माफिया कहते हैं। तो ये लोग अवैध तरीके से खदानों का उत्खनन करवाते हैं और खदानों से जो भी चीज़ें प्राप्त होती हैं या जो भी खनिज संसाधन इन्हें प्राप्त होता है उसे बेचते हैं। ये अवैध तरीके से बेचा जाता है, अवैध तरीके से जो खदानें होती है उसकी खुदाई करते हैं ये लोग। ऐसे लोगों को खनन माफिया कहते हैं। तो इन खनन माफियाओं से जो धन प्राप्त होता है, तो धन प्राप्त करके धीरे धीरे मालामाल होते जा रहे हैं और वे इनको थोड़े से पैसे देकर नक्सलवाद को बढ़ावा देते हैं। आ रहा समझ में? जो खनन माफिया होते हैं, तो खनन माफिया से ये लोग थोड़ा बहुत पैसा ले लेते हैं नक्सलवादी लोग, और उस खदान से फिर ये अवैध तरीके से खनिज संसाधन को बेचते रहते हैं, जिसके कारण ये जो माफिया लोग हैं, खनन माफिया लोग हैं, ये मालामाल होते जा रहे हैं। आ रहा समझ में? इसके बाद फिर ये थोड़ा बहुत पैसा नक्सलवादियों को दे देते हैं, जिसके कारण नक्सलवाद और बढ़ रहा है, फल फूल रहा है, जिससे वे खानों से भरपूर लूट कर सके। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक संसाधनों, वनों से लकड़ी, तेंदुपत्ते, कोयला, लोहा आदि को लूट से बचाने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अब आगे देखिए, इसमें विकास कार्यों में तेजी लाई जाए। ठीक है, अब विकास कार्यों में तेजी लाना, इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होता है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास नाम मात्र के लिए भी नहीं हुआ है। जो नक्सलवादी क्षेत्र है वहाँ पर आज भी विकास कुछ नहीं हुआ है, इसलिए वहाँ के लोग नक्सलवाद जैसी घटनाओं से या नक्सलवादी जैसी गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। और ये लोग बहुत गरीब हैं, निर्धन हैं, इनके पास आज भी जीवन जीने के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं है। आज भी इनके पास मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कोई पैसा नहीं है। तो ये लोग निर्धन हैं, कमज़ोर हैं, असहाय हैं, जो आज भी 2 वक्त की रोटी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए सर्वप्रथम विकास कार्यों में यहाँ पर तेजी लाई जानी चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का विकास हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले और साथ ही उन्हें रहने के लिए मकान दिया जाए, उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया की जाए। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आता है, नए उद्योगों की स्थापना की जाए। तो नक्सली क्षेत्रों में अनेक युवक युवतियां बेरोजगार हैं। रोजगार पाने के लिए गरीब लोग धन प्राप्त करने के लिए माओवादियों की नक्सली सेना में भर्ती हो जाते हैं। यदि इनके लिए नए नए उद्योग धंधों की स्थापना की जाए और इसके साथ ही जैसे डेयरी फार्म इसकी स्थापना की जाए, जैसे मछली पालन, हॉर्टिकल्चर जैसे रोजगार परक कार्यक्रम यदि चलाए जाते हैं, तो नक्सली लोग कम पूंजी में अपना रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं और फिर ये माओवाद है, नक्सलवादी संगठन है, इसमें शामिल नहीं होंगे और धीरे धीरे फिर यह नक्सलवाद समाप्त हो सकता है। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अब देखिए आतंकवाद। ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया कि नक्सलवाद क्या है, नक्सलवाद के कारण क्या है और इसको समाप्त करने के उपाय क्या हैं या इसको कैसे खत्म किया जा सकता है, ये हमने आपको बताया है। अब देखिए इसमें आतंकवाद। अब आतंकवाद क्या है? तो देखिए इसमें, तो आतंकवाद का अर्थ होता है कि ऐसी विचारधारा जो भय उत्पन्न करती है, डर उत्पन्न करती है और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करती है, ऐसी विचारधारा को आतंकवाद कहते हैं। तो आतंकवाद क्या है? तो आतंकवाद का अर्थ होता है कि यह एक ऐसा विचार है, यह एक ऐसी विचारधारा है जो भय उत्पन्न करे या डर उत्पन्न करे और उनके जो लक्ष्य हैं उस लक्ष्य को प्राप्त करे, इसे हम आतंकवाद कहते हैं। ठीक है, तो मानव जाति के विरुद्ध कुछ व्यक्तियों या गिरोहों के हिंसा को आतंकवाद कहते हैं। तो ये लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या करते हैं? हिंसा को बढ़ावा देते हैं, जैसे बम विस्फोट करते हैं, मारपीट कर देते हैं। आप आ रहा समझ में? कई बार आपने देखा होगा कि जो आतंकवादी लोग होते हैं
गोली चलाकर कई लोगों की हत्या कर देते हैं, निर्दोष लोगों को मार देते हैं, बम विस्फोट कर देते हैं। भारत में तो कई बार देखा होगा आपने बम ब्लास्ट की समस्या होती है या आतंकवादी गतिविधियों के कारण, जिसमें कई निर्दोष लोगों की जान चली जाती है। कई बार हमारे भारत के जवान भी इसमें शहीद होते हैं। आए दिन ये घटनाएं होती रहती हैं। आ रहा समझ में? तो आतंकवाद को आप कैसे याद रखेंगे, इसको सरल भाषा में या सरल शब्दों में इसको कैसे याद रखेंगे? तो कुछ व्यक्तियों या गिरोहों की हिंसा को आतंकवाद कहते हैं और ये लोग अपना उद्देश्य प्राप्ति के लिए निर्दोष लोगों की हत्या करते हैं। ठीक है, अब इसकी परिभाषा क्या है? तो एक इसकी परिभाषा देखिए फ्रेंड, तो संयुक्त राष्ट्र रक्षा विभाग के अनुसार इसकी परिभाषा है कि आतंकवाद प्रायः राजनीतिक, धार्मिक अथवा वैचारिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार अथवा समाज को पीड़ित या भयभीत करने हेतु व्यक्तियों अथवा संपत्ति के विरुद्ध बल अथवा हिंसा का गैर कानूनी व धमकी भरा प्रयोग करते हैं, उसे हम आतंकवाद कहते हैं। तो यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा दी है संयुक्त राष्ट्र रक्षा विभाग के अनुसार। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो हो सकता है आपसे 3 नंबर में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आतंकवाद किसे कहते हैं, या आतंकवाद की एक परिभाषा लिखिए। तो अगर आतंकवाद की परिभाषा आपसे पूछी जा रही है तो आप उसको इस प्रकार से लिखिए। ठीक है, अब इसके बाद फिर आगे देखिए, इसमें अगला आ जाता है आतंकवाद शब्द की उत्पत्ति। तो जिस आतंकवाद को हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप आतंकवाद जैसी गतिविधियों के बारे में दिन प्रतिदिन सुनते रहते हैं, टीवी चैनल पर देखते रहते हैं, तो यह आतंकवाद शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? तो देखिए इसमें आतंकवाद शब्द की उत्पत्ति, तो इस शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी क्रांति के दौरान वर्ष 1793-94 के आतंक के शासन से हुई थी। इसके बाद यूरोप और अन्य देशों में भी विशेषकर 1950 के दशक के उत्तरार्ध में वामपंथी उग्रवाद उभरकर सामने आने लगा। तो वहाँ पर जो वामपंथी उग्रवाद लोग थे, ये धीरे धीरे क्या करने लगे? दहशत को बढ़ावा देने लगते हैं, जिसके कारण फिर आतंक जैसा शब्द की उत्पत्ति हो जाती है। लोगों के मन में भय उत्पन्न होने लगा था, डर उत्पन्न होने लगा था। फिर इसके बाद में 1950 के बाद से यह गतिविधि तेज हो जाती है। इस प्रकार की गतिविधियां, आतंकवाद जैसी गतिविधियां तेज होने लगती हैं और आज हम देखते हैं कि यह हमारा भारत ही नहीं, पूरे विश्व के लिए सबसे बड़ी समस्या है आतंकवाद। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे, भारत में नक्सली और माओवादी, पश्चिम जर्मनी में रेड आर्मी गुट, जापान का रेड आर्मी गुट, संयुक्त राज्य अमेरिका का बिदरमैन और ब्लैक पैंथर, उरुग्वे का तूपामारोस और अन्य कई वामपंथी उग्रवादी दल हैं जो विश्व के भिन्न भिन्न भागों में 1960 के दशक में उत्पन्न हुए थे। आ रहा समझ में? और तब से लेकर आज तक ये संगठन हर जगह परेशानी का कारण बन चुके हैं। आज भी हम देखते हैं कि हमारा भारत नक्सलवाद से परेशान है। अब भारत ही परेशान नहीं है, विश्व के कई देश परेशान हैं। ठीक है, जो ऐसे संगठन पाए जाते हैं जो हिंसा को बढ़ावा देते हैं। अब इसके बाद देखिए, इसमें आज अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद अधिकांशतः इस्लामी रूढ़िवाद की विचारधारा से प्रेरित है। आज हम देखते हैं कि विश्व में आतंकवाद मतलब कि इसमें कुछ मुस्लिम लोग होते हैं। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि जो आतंकवाद है यह अधिकांशतः इस्लामी रूढ़िवाद की विचारधारा से प्रेरित है तथा इसकी अग्रपंक्ति में ओसामा बिन लादेन आता है। इसके बाद फिर ओसामा बिन लादेन का संगठन है अल-कायदा। हालांकि अब ओसामा बिन लादेन वर्तमान में जीवित नहीं है, इसको मार दिया गया है अमेरिका के द्वारा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऑपरेशन में इसको मार दिया है ओसामा बिन लादेन को। ठीक है, यह विश्व में सबसे ज़्यादा कुख्यात आतंकवादी था ये। इसका घनिष्ठ सहयोगी अफगानिस्तान में तालिबान है। तो तालिबान भी एक ऐसा संगठन है, तो यह भी एक आतंकवादी संगठन है। तो तालिबान और ओसामा बिन लादेन का अल-कायदा, ठीक है, ये संगठन पहले संबंधित थे एक दूसरे से। इससे न केवल अफगानिस्तान बल्कि पाकिस्तान और भारत में भी सुरक्षा संबंधी गंभीर चिंताएं उत्पन्न हुई हैं। अब ये जो आतंकवादी होते हैं
ये सिर्फ हमारे भारत में ही बम विस्फोट नहीं करते हैं, भारत में ही आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम नहीं देते हैं, ये पाकिस्तान में भी बम ब्लास्ट करते हैं, अफगानिस्तान में बम ब्लास्ट करते हैं। आपने देखा होगा आए दिन हमेशा बम ब्लास्ट होते रहते हैं। कहाँ पर? अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में भी होते रहते हैं, भारत में भी होते रहते हैं, और इन देशों के अलावा जो अन्य देश हैं विश्व में, वहाँ पर भी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे आतंकवाद के साधन। अब आतंकवाद के साधन कौन कौन से होते हैं? तो आतंकवाद के दो साधन होते हैं, एक होता है परंपरागत साधन और दूसरा होता है गैर परंपरागत साधन। ये दो साधन होते हैं फ्रेंड आतंकवाद के। पहला साधन देखिए इसमें परंपरागत साधन। इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कि लोगों को बंधक बनाया जाता है और हाईजैकिंग के मामले इसमें आते हैं। आ रहा समझ में? अब हाईजैकिंग तो आप समझते हैं, जिस प्लेन को हाईजैक करना, जैसे कंधार मामला आया था, प्लेन को हाईजैक कर लिया था, कई बार लोगों को बंधक बना लिया जाता है। इसके बाद फिर जैसे भवनों, विशेषकर सरकारी भवन, और बलपूर्वक इन्हें अधिग्रहित कर लेना, इन पर बलपूर्वक कब्जा कर लेना। फिर सरकार के समक्ष कुछ शर्तें रखना, सरकार से उन शर्तों को मनवाना। इसके बाद फिर हथियारों, बम आईडी, हथगोलों, बारूदी सुरंगों का प्रयोग करते हुए व्यक्तियों और संपत्ति पर आक्रमण करना तथा इन्हें नुकसान पहुंचाना या हत्याएं करना। ठीक है, निर्दोष लोगों को मारना। इसके बाद फिर वर्तमान में आत्मघाती हमलों और अपहरण करने का आश्रय लेने में वृद्धि हो रही है। अभी आत्मघाती हमला क्या है? तो आत्मघाती हमला का अर्थ होता है कि खुद तो मरेगा और साथ में कई लोगों को लेकर भी मारते हैं। आतंकवादी देखे होंगे आपने, कई बार आत्मघाती बम हमला होता है, उसमें क्या होता है कि जो भी आत्मघाती बम हमला करने के लिए जा रहा है तो वह व्यक्ति मरेगा आतंकवादी, और उसके साथ में कई लोगों को मार डालता है वो। आ रहा समझ में? तो खुद भी मरता है व्यक्ति इसमें और कई लोगों को मारकर मर जाता है। ऐसे हमले को हम आत्मघाती बम हमला कहते हैं। इसके बाद में कई बार अपहरण जैसी समस्याएं भी उत्पन्न होती है। इसके बाद फिर दूसरा साधन होता है इसका आतंकवाद का, कि आतंकवादियों द्वारा जनसंहार के हथियार के रूप में न्यूक्लियर बम का उपयोग करना। इसके बाद में रासायनिक बम अथवा जैविक हथियार प्राप्त करना। साथ ही साइबर आतंकवाद और पर्यावरण आतंकवाद जैसे गंभीर खतरे भी इनसे उत्पन्न हुए हैं आतंकवाद से। ठीक है, तो ये दो साधन होते हैं इस आतंकवाद के, जो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इन साधनों के माध्यम से आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं आतंकवादी लोग। इसके बाद फिर आगे देखिए आतंकवाद के प्रकार। अब आतंकवाद के प्रकार कितने होते हैं? तो इसके प्रकार देखिए, इसमें पहला प्रकार आता है साइबर आतंकवाद। ठीक है, अब साइबर आतंकवाद, इसमें क्या होता है साइबर आतंकवाद में? तो इसमें जितने भी जैसे जो भी आपकी फाइल है उसको चोरी कर लेना, फाइल को हैक कर लेना, हैकिंग ट्रैकिंग का मामला इसमें आता है। आ रहा समझ में? इसके बाद में फिर जैसे और भी बहुत सारे मामले आते हैं, अकाउंट से पैसे चोरी हो जाना या फिर धमकी भरी ईमेल भेजना। आ रहा समझ में? ये सभी घटनाएं किसके अंतर्गत आती हैं? साइबर आतंकवाद के अंतर्गत आती हैं। तो देखिए इसमें साइबर आतंकवाद और साइबर स्पेस का संयोजन है। ठीक है, मुख्यतः राजनीतिक अथवा सामाजिक हितों की पूर्ति के लिए अथवा सरकार या लोगों को भयभीत अथवा पीड़ित करने के उद्देश्य से कंप्यूटर्स, नेटवर्क और उसमें संग्रहित सूचना के विरुद्ध गैर कानूनी आक्रमण करना। तो कई बार लोगों की फाइल चोरी कर लेते हैं ये, ठीक है, हैक कर देते हैं कंप्यूटर को, इसके बाद वायरस के माध्यम से कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। ये सब किसके अंतर्गत आता है? साइबर आतंकवाद के अंतर्गत ही आता है। इसके बाद फिर दूसरा प्रकार इसमें आता है आत्मघाती आतंकवाद। ठीक है, अब आत्मघाती आतंकवाद का अर्थ क्या है? तो देखिए इसमें, तो आत्मघाती आतंकवाद ये उभरते हुए आतंकवादी रणनीति का सर्वाधिक अनिष्टकारी पहलू है। इसमें जो भी आत्मघाती होता है या जो भी एक व्यक्ति होता है, ठीक है, ये खुद बम लेकर जाता है और ब्लास्ट करता है। तो ये खुद तो मरता ही है और साथ में कई लोगों को भी मार देता है और कई लोगों को मारकर ये भी मर जाता है। ऐसे घटनाओं को, ऐसे हमलों को आत्मघाती आतंकवाद कहते हैं।
तो यह समस्या दिन प्रतिदिन अब बढ़ती जा रही है। कौन व्यक्ति आपके बीच से गुजर जाएगा ये आपको पता ही नहीं चलेगा। भीड़ में ये लोग जाते हैं और बम ब्लास्ट कर देते हैं, तो खुद तो मर ही जाते हैं और कई लोगों को मार कर चले जाते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर जिहादी आतंकवादियों ने 1990 के दशक में आत्मघाती आतंकवाद को अपनाया था। 1990 से इस आत्मघाती बम हमले जैसी समस्याएं बढ़ती जा रही है। जम्मू कश्मीर में भी सर्वाधिक रूप से पुलिस और रक्षा बलों के बीच इसी प्रकार के हमले किए जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार के आक्रमण कई बार किए गए हैं। तो जैसे उरी का हमला था, यह भी आत्मघाती बम हमला था। इसके बाद फिर पुलवामा हमला, तो यह भी आत्मघाती बम हमला था, जिसके कारण हमारे कई जवान शहीद हो गए थे इसमें। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर आगे देखिए, इसमें अगला विचारधारा उन्मुख आतंकवाद। अब विचारधारा आतंकवाद, इसका अर्थ क्या है? तो विचारधारा उन्मुख आतंकवाद का अर्थ होता है कि हिंसा और आतंकवाद में विचारधारा के उपयोग के आधार पर भी आतंकवाद को दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, तो जो विचारधारा उन्मुख आतंकवाद होता है इसको दो वर्गों में बांटा गया है, एक वामपंथी और दूसरा दक्षिणपंथी आतंकवाद। तो कभी कभी विचारों के माध्यम से भी जब नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसे विचारधारा उन्मुख आतंकवाद कहते हैं। और यह आतंकवाद दो प्रकार का होता है, वामपंथी और दक्षिणपंथी। तो देखिए, इसमें पहला वामपंथी आतंकवाद, इसका अर्थ क्या होता है? तो अधिकांशतः वामपंथी विचारधाराओं से प्रेरित होकर शासक वर्ग के विरुद्ध कृषक वर्ग द्वारा की गई हिंसा को वामपंथी आतंकवाद कहते हैं। इसके बाद फिर इसका उदाहरण क्या है? तो इसका उदाहरण होता है कि हमारे भारत और नेपाल में माओवादी गुट, ये विचार उन्मुख आतंकवाद या वामपंथी आतंकवाद का उदाहरण है। इसके बाद दूसरा आता है दक्षिणपंथी आतंकवादी। तो दक्षिणपंथी आतंकवाद ये क्या है? तो दक्षिणपंथी समूह आमतौर पर यथास्थिति बनाए रखना चाहते हैं अथवा अतीत की उस पूर्व स्थिति को स्थापित करना चाहते हैं जिसमें वे सुरक्षित महसूस करते हैं। कभी कभी जो दक्षिणपंथी होते हैं तो दक्षिणपंथी विचारधाराओं का समर्थन करने वाले समूह नृजातीय या नस्ल भेदी चरित्र के भी अपना लेते हैं। उदाहरण क्या है? तो इसका उदाहरण है जर्मनी में एक नाजीवाद पार्टी होती है। तो जो नाजी पार्टी होती है वह दक्षिणपंथी आतंकवाद का उदाहरण है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है 3 नंबर में कि विचारधारा उन्मुख आतंकवाद क्या है, या फिर विचारधारा उन्मुख आतंकवाद के प्रकार कौन से होते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 3 नंबर में कि विचारधारा उन्मुख आतंकवाद के प्रकार कितने हैं, तो 2 प्रकार आपको लिखना होगा, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर आगे देखिए, इसमें राज्य प्रायोजित आतंकवाद। अब राज्य प्रायोजित आतंकवाद यह क्या है? तो यह आतंकवाद प्रचार माध्यमों का ध्यान आकर्षित करने की बजाय या जो संभावित व्यक्ति होते हैं उनको लक्षित करने के स्थान पर विदेश नीति के उद्देश्यों को प्राप्ति करने के लिए यह आतंकवाद किया जाता है, यह या फिर यह आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है। आ रहा समझ में? इसमें जो विदेश नीति के उद्देश्य होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए इस आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है और इस कारण यह बहुत कम बाधाओं के अधीन कार्य करता है। तो ऐसा हमारे भारत में हुआ था कब? तो हमारे भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति से ही पाकिस्तान से इस समस्या का सामना भारत कर रहा है। तो जब से भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई है तब से लेकर आज तक भारत पाकिस्तान से इस समस्या का सामना कर रहा है। आ रहा समझ में? इसके बाद फिर अगला आता है धार्मिक आतंकवाद। ये क्या है? तो वर्तमान में अधिकांशतः आतंकवादी गतिविधियां धार्मिक आदेशों और आवश्यकताओं द्वारा अभिप्रेरित होती हैं। पूर्णतः अथवा अंशतः धार्मिक आदेशों द्वारा प्रेरित आतंकवादी हिंसा को देवी कर्तव्य या पवित्र कार्य मानते हैं। तो जितने भी आतंकवादी आप देखते हैं, कुछ लोग उसमें ये मानते हैं, जैसे इस्लाम में अपन देखते हैं कि ज़्यादा जो आतंकवादी होते हैं वो इस्लाम से ही जुड़े होते हैं। तो वे लोग इस्लाम को बढ़ावा देना चाहते हैं। इस्लाम को बढ़ाने के लिए, इस्लाम को पूरे विश्व में स्थापित करने के लिए ये लोग आतंकवादी गतिविधियों को
बढ़ावा देते हैं। ऐसे उसमें कुछ लोगों का मानना है जो अंधविश्वासी होते हैं। इसके बाद फिर अगला आता है इसमें मानव जातीय राष्ट्रवाद। तो मानव जातीय राष्ट्रवादी आतंकवाद ये क्या होता है? तो अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए किसी उपराष्ट्रीय मानव जाति समूह द्वारा जब जानबूझकर कोई हिंसा की जाती है तो उसे राष्ट्रवादी आतंकवाद, मानव जाति राष्ट्रवादी आतंकवाद कहते हैं। आ रहा समझ में? तो कुछ लोगों का समूह जानबूझकर जब हिंसा को बढ़ावा देता है तो उसे मानव जाति राष्ट्रवादी आतंकवाद कहते हैं। और ऐसी हिंसा पृथक राज्य के सृजन के लिए या मानव जाति समूह द्वारा दूसरे समूह की तुलना में अपने स्तर को बढ़ाने के लिए किया जाता है तो ऐसे आतंकवाद को मानव जातीय राष्ट्रवादी आतंकवाद कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है? तो इसका उदाहरण है कि श्रीलंका में तमिल राष्ट्रवादी समूह और पूर्वोत्तर भारत में अलगाववादियों का समूह, ये इसी प्रकार के आतंकवाद हैं या इसी प्रकार के आतंकवादी हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए इसमें हमारे भारत में आतंकवाद के कारण, भारत के अलावा और विश्व में भी आतंकवाद के कारण हैं। पूरा विश्व इससे परेशान है आतंकवाद जैसी समस्या से। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण देखिए यहाँ पर पहला है सूचना प्रौद्योगिकी, ये पहला कारण है। तो कैसे है ये? तो इसमें देखिए कि पिछले 2 दशकों में संचार साधनों में बहुत तेजी से क्रांति आई है। टेलीफोन, इंटरनेट, मोबाइल, फैक्स आदि के माध्यम से आतंकवादी संगठन इसका प्रयोग कर अपनी आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने में सफल हो रहे हैं। आ रहा समझ में? अब हम देखते हैं कि जैसे आज हम किसी से कभी भी कहीं भी बात कर सकते हैं, मोबाइल से बात कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। इसके बाद फिर और भी कई साधन होते हैं जिससे इनको बातचीत करने में सहायता प्राप्त होती है। आ रहा समझ में? जैसे जो आतंकवादी होते थे इनके पास भी मोबाइल होते हैं, कब किस घटना को अंजाम देना है तो ये तुरंत कांटेक्ट कर लेते हैं। तो इसके कारण फिर क्या होता है, सूचना प्रौद्योगिकी से भी आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है। इसके बाद फिर दूसरा होता है राष्ट्रों में द्वेष की भावना। तो एक राष्ट्र द्वारा जब दूसरे राष्ट्र में आतंकवादी गतिविधियों के संचालन के लिए आतंकवादी संगठनों को संरक्षण दिया जाता है, प्रशिक्षण एवं आर्थिक मदद दी जाती है, तो ऐसे स्थिति में संचालित आतंकवाद को सीमा पार संचालित आतंकवाद कहा जाता है। और भारत के पड़ोसी राष्ट्रों में अनेक आतंकवादी शिविर चल रहे हैं जिसके बारे में हमको पता ही नहीं है। आ रहा समझ में? जो प्रशिक्षण देने का कार्य करते हैं और विश्व में आतंकवाद में मदद कर रहे हैं, विश्व में आतंकवाद को बढ़ावा देने में या उसका प्रसार करने में मदद कर रहे हैं। आ रहा समझ में? तो इससे फिर क्या होता है? तो इससे फिर राष्ट्र के बीच में द्वेष भावना उत्पन्न होती है। इसमें हम देखते हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे आतंकवादी लोग हैं या ऐसे आतंकवादी संगठन रहते हैं। आतंकवादी संगठन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आतंकवादियों को शरण दे रखे हुए हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे आतंकवादी लोग रहते हैं, ठीक है, और पाकिस्तान की सरकार उन पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं कर पा रही है, ठीक है। और ये जो आतंकवादियों का संगठन होता है, समूह होता है, यहाँ पर इनका पाकिस्तान में शिविर चलता है, वहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं कि आतंकवाद को कैसे बढ़ावा देना है, कैसे बम ब्लास्ट करना है, ये सारी ट्रेनिंग उनको दी जाती है। तो इससे फिर क्या होता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में इस बात को लेकर विवाद बना हुआ है, ठीक है। इन दोनों के बीच में द्वेष भावना उत्पन्न हुई है। इसके बाद फिर आगे देखिए, इसमें अगला धार्मिक कारण। तो धार्मिक कारण के अंतर्गत देखिए इसमें कि धर्म की गलत व्याख्या भी आतंकवाद के उद्भव का एक कारण होता है। इस्लाम धर्म की गलत व्याख्या के कारण उत्पन्न इस्लामी आतंकवादी संगठन हैं, जैसे सीरिया में ISIS और दक्षिणी अफ्रीकी देशों में बोको हराम। ये आतंकवादी संगठन हैं जो जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके बाद फिर अगला आता है सापेक्षिक वंचना का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी वर्ग के या जब किसी वर्ग विशेष के द्वारा सुविधाओं एवं अधिकारों के संदर्भ में
अन्य वर्गों के सापेक्ष स्वयं को वंचित महसूस किया जाता है, तब वह आतंकवादी साधनों का सहारा लेता है। आ रहा समझ में? तो जब कोई भी वर्ग पिछड़ा होता है, कोई वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर होता है, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है, या फिर वह अपने आप को वंचित महसूस करता है, तो ऐसी परिस्थिति में वह आतंकवादी जैसी गतिविधियों में संलिप्त हो जाता है और वह आतंकवादी जैसी घटनाओं को अंजाम देता है। इसके बाद फिर अगला आता है इसमें उपनिवेशवाद। तो शासकों के द्वारा वर्षों तक अपनाई गई दमनकारी नीतियां। उपनिवेश देशों में नागरिकों के विद्रोह का भी यही कारण रहा है। हमारे भारत में हम देखते हैं कि जब अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाकर रखा था, तो उस समय भारतीय जनता इन अंग्रेज शासकों से परेशान हो चुकी थी। तो इसके कारण फिर क्या होता था कि हमारे भारत में कई बार हम भी अंग्रेजों के खिलाफ में प्रदर्शन करते थे, इसके बाद में अंग्रेजों के खिलाफ में मारपीट करते थे। तो हमारे लिए, हमारे भारत के क्रांतिकारी लोग, हमारे भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारे लिए क्रांतिकारी थे, लेकिन अंग्रेजों के लिए वे लोग आतंकवादी थे। आ रहा समझ में? तो ऐसा अपन देखते हैं कि फिर जो दबे कुचले, मतलब जो शासक होते हैं, तो शासक के नियंत्रण में रहकर जो लोग काम करते हैं, परेशान रहते हैं या फिर उन पर अत्याचार किया जाता है, तो वे लोग उनसे छुटकारा पाने के लिए फिर इस प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। इसके बाद देखिए फिर ऐसे ही हमारे भारत में भी हुआ था। तो भारत में भी अपन देखते हैं कि जब अंग्रेजों ने हम पर शासन किया था, हमको गुलाम बनाकर रखा था, हम पर अत्याचार करते थे, तो हमने फिर उनसे छुटकारा पाने के लिए, उनकी गुलामी से मुक्त होने के लिए हमने भी ऐसी गतिविधियों को अंजाम दिया था। इसके बाद देखिए फिर अगला कारण है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में देखिए कि व्यापक स्तर पर फैली गरीबी, बेरोजगारी, असमानता, ये भी आतंकवाद गतिविधियों को या आतंकवाद जैसी घटनाओं को बढ़ावा देने में इसका भी रोल रहा है। युवा वर्ग में असंतोष की भावना उत्पन्न हो रही है, कुंठा एवं विद्रोह की भावना बढ़ती जा रही है, जिससे आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है। अब जो युवा बेरोजगार है, जिसके पास कोई काम नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, ठीक है, तो उसके मन में फिर क्या भाव उत्पन्न होता है? कुंठा का भाव उत्पन्न होता है, विद्रोह की भावना उत्पन्न होती है, और फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो आतंकवाद जैसी घटनाओं में शामिल होने लगता है। कई डॉक्टर, इंजीनियर और पेशेवर लोग इस गतिविधि में, इस आतंकवाद जैसी घटनाओं में शामिल होते हैं। इसके बाद फिर आगे देखिए, इसमें अगला है सामाजिक सांस्कृतिक कारण। तो इसमें मुख्य रूप से जातिगत भेदभाव, नस्ली भेदभाव तथा अनुचित शिक्षा पद्धति ने भी आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। भारत और अमेरिका में नई नस्ली हिंसा की घटनाएं वर्तमान में देखी जाती हैं। नस्ली हिंसा का मतलब क्या होता है? तो नस्ली हिंसा का मतलब होता है कि जैसे रूप रंग के आधार पर, फिर इसके बाद में शरीर की हाइट के आधार पर, शारीरिक बनावट के आधार पर, जैसे कुछ लोग गोरे होते हैं, कुछ लोग काले होते हैं, कुछ लोगों के बाल घुंघराले होते हैं, कुछ लोगों के बाल बिल्कुल सीधे होते हैं। इसके बाद में कुछ लोगों की हाइट ज़्यादा होती है, कुछ लोगों की हाइट कम होती है। आ रहा समझ में? कुछ लोगों के चेहरे सुंदर होते हैं, कुछ लोगों के चेहरे कुरूप होते हैं। तो इस प्रकार से जो नस्ली अंतर पाया जाता है, तो इसके कारण क्या होता है? नस्ली भेदभाव होता है। कई बार आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, टीवी चैनल पर देखा होगा कि ब्रिटेन में नस्ली भेदी हमला हुआ, मतलब हमारे भारतीयों पर हमला किया जाता है, भारतीयों को मारा पीटा जाता है, ठीक है। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में भी होता है, और ऐसे जो अन्य यूरोपीय देश हैं जहाँ पर लोग गोरे होते हैं और हमारे भारत के लोग काले दिखते हैं उनकी तुलना में, तो फिर हमारे भारतीय लोगों के साथ वे लोग मारपीट करते हैं। तो ऐसी घटनाओं को क्या कहते हैं? नस्ल भेदी घटना कहते हैं या नस्ल भेदी हमला कहते हैं। तो जब ऐसे ही कोई दूसरा व्यक्ति जाकर रहता है इन देशों में और इनके साथ ऐसे भेदभाव होता है, तो फिर जिन लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, नस्ली भेदी हमले हो रहे हैं, उनके साथ नस्ली भेदभाव किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में जिन लोगों के साथ नस्ली भेदभाव किया जाता है, वे लोग ऐसी आतंकवादी जैसी घटनाओं में शामिल होने लगते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर तो वर्तमान शिक्षा पद्धति नागरिकों में राष्ट्र के प्रति सम्मान बढ़ाने में असफल रही है, और कुछ समुदाय अपने मूल्यों की रक्षा के लिए भी संघर्ष का सहारा ले रहे हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड, इसमें आगे
अगला आता है आधुनिकीकरण की धारणा। अब आधुनिकीकरण की धारणा, इसका अर्थ क्या हो जाता है? तो इसका अर्थ होता है कि विश्व के अधिकांश देश राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं, और ऐसे देशों में एक ऐसा भी वर्ग होता है जो इन परिवर्तनों के बावजूद स्वयं को सुविधा से वंचित मानता है। ठीक है, हमारे विश्व में, हमारे भारत में आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। पूरा विश्व आधुनिकता से गुजर रहा है, पूरे विश्व में तकनीकी सुधार हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में भी हम देखते हैं कि हमारे भारत में और विश्व में अभी भी ऐसे वर्ग हैं जो इन परिवर्तनों के बावजूद, इतने परिवर्तन, इतने सुधार के बावजूद भी कई सुविधाओं से वंचित है। अभी भी उन्हें सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पा रही हैं। आ रहा समझ में? तथा इस परिवर्तन या इन परिवर्तन का विरोध करने हेतु वे लोग आतंकवाद का सहारा लेने लगते हैं। आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास आज भी स्क्रीन टच मोबाइल नहीं होंगे, एंड्रॉयड मोबाइल नहीं होंगे। आज भी वे लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी हमारे भारत में ऐसे लोग हैं जिनको 2 वक्त का खाना प्राप्त नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे भारत की ही समस्या नहीं है। पूरे विश्व में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसे देश है जहाँ पर कुछ न कुछ ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, रहने के लिए अच्छा घर नहीं है, पहनने के लिए अच्छे वस्त्र नहीं है। तो ऐसे जो दीन दुखी लोग होते हैं, तो ये लोग फिर ऐसे आतंकवादी जैसी घटनाओं में शामिल होने लगते हैं। इसके बाद फिर अगला देखिए, राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण क्या होता है? तो इसमें प्रमुख रूप से नागरिक अधिकारों की अवहेलना की जाती है, राजनीति का अपराधीकरण एवं भ्रष्ट और शोषणकारी प्रशासनिक तंत्र को माना जाता है, जिससे पीड़ित व्यक्ति आतंकी संगठनों या ऐसे विचारधारा वाले संगठनों से जुड़ने का प्रयास करते हैं। आ रहा समझ में? तो हमारे भारत में अपन देखते हैं और विश्व में भी देखते हैं कि नागरिकों के जो अधिकार होते हैं उनकी अवहेलना की जाती है, उनके अधिकारों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इसके बाद में दूसरी तरफ जो राजनीति होती है, तो राजनीति में अपराध बढ़ते जा रहे हैं, भ्रष्ट नेता भ्रष्ट होते जा रहे हैं। आ रहा समझ में? घोटाले पे घोटाले किए जा रहे हैं। इसके बाद में जो प्रशासनिक तंत्र होता है तो वह भी शोषणकारी ही होता है। अगर आप कोई कार्य करवाने जाओगे किसी कार्यालय में तो बिना पैसे के कार्य ही नहीं होता है। तो इस प्रकार की जो समस्याएं होती है, तो ऐसी समस्याओं से फिर निपटने के लिए व्यक्ति क्या करता है? आतंकवाद का सहारा ले लेता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब आगे देखिए फ्रेंड, इसमें आतंकवाद का प्रभाव या इसके दुष्परिणाम। तो देखिए इसका परिणाम क्या होगा या प्रभाव क्या है। तो पहला है कि जन धन की हानि होती है इससे। तो जब भी आतंकवादी जैसी घटनाएं होती हैं तो उसमें कई लोगों की जान चली जाती है और संपत्ति का नुकसान भी होता है। इसके बाद फिर दूसरा पॉइंट आता है कि आतंकवाद से अघोषित युद्ध जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो जब आतंकवाद जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं या आतंकवादी घटनाओं को आतंकवादी लोग अंजाम देते हैं, जिसके कारण युद्ध जैसी स्थिति भी उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए जब संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर ओसामा बिन लादेन के द्वारा प्लेन से आक्रमण किया गया था, जिसके कारण वह बिल्डिंग टूटकर ध्वस्त हो चुकी थी, जिसकी वजह से विश्व में तृतीय विश्व युद्ध जैसे समस्याएं उत्पन्न होने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। ऐसे ही हमारे भारत के द्वारा जब पाकिस्तान से कहा जाता है कि आप आतंकवादियों को नियंत्रित कीजिए, आप इन पर कठोर कार्रवाई कीजिए, और दिन प्रतिदिन हम देखते हैं कि आतंकवादी जैसी घटनाएं हमारे भारत पर होती रहती हैं, तो इसके चलते फिर भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। इसके बाद फिर अगला है शासकीय योजनाओं को क्षति होती है। तो सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं, ठीक है, तो इन योजनाओं के माध्यम से कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की सुविधा प्रदान की जाती है जनता को। ठीक है, तो फिर इन योजनाओं को भी क्षति होती है इससे, क्योंकि जो आतंकवादी लोग घटनाओं को अंजाम देते हैं तो उससे किसी न किसी प्रकार की संपत्ति ध्वस्त होती है, संपत्ति को नुकसान पहुंचा जाता है। अब हो सकता है कि वह संपत्ति हमारी सरकार की योजनाओं के द्वारा निर्धारित की गई है या बनाई गई है। जैसे कोई भवन ही मान लीजिए, तो भवन ही मान लीजिए कि किसी सरकार की योजना के तहत उसे निर्मित किया गया है और उस भवन को, उस बिल्डिंग को आतंकवादियों ने ध्वस्त कर दिया बम ब्लास्ट के कारण।
तो इससे फिर क्या होगा कि उससे योजनाओं को नुकसान होता है। तो ऐसे शासकीय योजनाओं को भी इससे नुकसान होता है, क्षति होती है। इसके बाद फिर अगला आता है नागरिकों में असुरक्षा जैसी भावना उत्पन्न होती है। तो जम्मू कश्मीर में आपने देखा होगा कि हमेशा लोग डरे हुए रहते हैं, वे सोचते हैं कि पता नहीं कब कौन सा आतंकवादी के द्वारा यहाँ पर हमला कर दिया जाए, तो इन लोगों के मन में एक भय उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद फिर आर्थिक विकास के मार्ग में बाधा आती है। तो जब आतंकवादी जैसी घटनाएं घटित होती हैं तो इससे क्या होता है, आर्थिक विकास अवरुद्ध होता है, आर्थिक विकास इससे बाधित होता है, जो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद फिर आगे आता है आतंकवाद को समाप्त कैसे किया जाए या आतंकवाद को रोकने के उपाय क्या होंगे। तो पहला उपाय देखिए, इसमें आतंकवाद को समाप्त करने का पहला उपाय है कि सामाजिक अन्याय को रोका जाए। समाज में लोगों पर जो अत्याचार किया जाता है उस अन्याय को रोका जाना चाहिए, तो इससे आतंकवाद को समाप्त किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट आता है इसमें कि शैक्षणिक विकास को बढ़ावा देना। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षित किया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षा प्राप्त करेंगे, तो शिक्षा प्राप्त करने के बाद लोगों में समझदारी आएगी, वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे और इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम नहीं देंगे, जिससे आतंकवादी जैसे घटनाओं पर नियंत्रण किया जा सकता है। अगला आता है अंतर्राष्ट्रीय वातावरण बनाना। तो विश्व स्तर पर एक शांतिपूर्ण और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाया जाना चाहिए। विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी विश्व के सभी देशों को एक साथ आना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। इसके बाद फिर अगला आता है राष्ट्रीय समस्याओं पर आम सहमति। तो जो समस्याएं हैं, देश की समस्याएं हैं, इन समस्याओं पर आम सहमति होना चाहिए, सभी को मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। अगला है संतुलित आर्थिक विकास किया जाना चाहिए। इसका अर्थ होता है कि हमारे देश में भी जितने भी राज्य हैं उनका संतुलित विकास किया जाए। विश्व के स्तर पर जितने भी देश हैं उनका विकास, सभी देशों का, जो पिछड़े हुए देश हैं उनका भी विकास शीघ्र अतिशीघ्र किया जाना चाहिए। यह संयुक्त राष्ट्र संघ को सोचना चाहिए। इसके बाद फिर आतंकवाद के विरुद्ध शासन। तो जो आतंकवाद जैसी घटनाएं घटित होती है तो इसके खिलाफ में सख्त से सख्त नियम बनाए जाने चाहिए, इस पर नियंत्रण किया जाना चाहिए, इस पर नज़र रखी जानी चाहिए आतंकवाद को रोकने के लिए। इसके बाद में जो आतंकवादी लोग होते हैं अगर ये पकड़ाए जाते हैं तो इनको कठोर से कठोर सज़ा दी जानी चाहिए, ताकि आने वाले समय में कोई भी आतंकवाद जैसी घटनाओं को अंजाम न दे सके। इसके बाद फिर अगला आता है जनता के बीच व्यापक सहयोग। तो जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग किया जाना चाहिए, सरकार के द्वारा जनता को सहयोग दिया जाना चाहिए, उनकी जो ज़रूरतें हैं उनकी ज़रूरतें पूरी की जानी चाहिए, ठीक है। लेकिन जो ज़रूरतमंद व्यक्ति उसके लिए, ऐसा नहीं है कि जो ज़रूरतमंद नहीं है उसे भी फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। तो जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है, जिसको जिस चीज़ों की आवश्यकता है, उन चीज़ों को, उन वस्तुओं को ज़रूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचाया जाना चाहिए। ऐसे सरकार को कोई योजना तय करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद फिर आगे देखिए, इसमें अगला आता है कि भारत में आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए कुछ कानून बनाए गए हैं। तो कुछ कानून अभी भी हैं और कुछ कानून समाप्त भी कर दिए गए हैं। तो देखिए, इसमें ऐसा ही पहला कानून है आतंकवादी और विघटनकारी कार्यकलाप निवारण अधिनियम 1987 1987। वर्ष 1985 में इसे व्यापक या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कर दिया गया है, ठीक है, मतलब इसको कैंसिल कर दिया गया है। इसके बाद फिर अगला आता है आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 वर्ष 2004 में निरसित का मतलब भी होता है रद्द करना। इसके बाद फिर अगला आता है गैर कानूनी कार्यकलाप निवारण अधिनियम 1967, इसे 2004 में संशोधित किया गया है, मतलब थोड़ा सुधार किया गया है। इसके बाद फिर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, ये ऐसे आतंकवादी निरोधी कुछ कानून हमारे भारत में बनाए गए थे। इसके बाद फिर आगे देखिए, इसमें भारत में कुछ आतंकवादी घटनाएं हुई हैं। तो कब कब कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं, तो ये आप इसमें देखिए। तो भारत में कुछ आतंकवादी घटनाएं हुई है, जिसमें देखिए कि जम्मू कश्मीर इस्लामी मोर्चे ने 1993 में 1993 में बम्बई बम धमाके को अंजाम दिया था, यह निष्पादित किया था।
इसके बाद फिर ऐसे ही 2001 में संसद पर हमला हुआ और 2002-3 में अक्षरधाम मंदिर पर हमला हुआ। इसके बाद फिर ऐसे ही 2005 में अयोध्या में आक्रमण हुआ और नई दिल्ली के सरोजनी नगर के मार्केट में बम ब्लास्ट किया गया। इसके बाद फिर 2006 में भारतीय विज्ञान अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु पर हमला किया गया। इसके बाद फिर 2006 में ही औरंगाबाद शस्त्र जब्त किए जाने का मामला आया था। इसके बाद फिर 2007 में समझौता एक्सप्रेस में बम धमाका किया गया जिसमें कई लोगों की जान चली गई। इसके बाद फिर 26/11 मामला, ठीक है, बहुत चर्चित रहा था उस समय 26/11 मामला। तो 26/11 का अर्थ क्या है? तो 26 तारीख थी और 11 नवंबर की बात है और 2008 की बात है। आतंकवादियों ने बम्बई में ताज होटल पर हमला किया था जिसमें कई निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। इसमें कुछ पुलिस वालों भी मारे गए। और इसके बाद फिर जो ब्लैक कैट कमांडो होता है, NSG जिसको हम कहते हैं, ठीक है, उन्होंने मोर्चा संभाला और आतंकवादी और इन NSG के बीच में मुठभेड़ हुई और फिर इसके बाद में इन आतंकवादियों को मार गिराया इन NSG के कमांडो के द्वारा। और जिसमें एक आतंकवादी पकड़ा गया था जिसका नाम था अजमल आमिर कसाब, ठीक है, जिसका मामला कुछ वर्षों तक चलता रहा था। फिर ये बम्बई में बम विस्फोट हुआ और उसके बाद फिर जो आतंकवादी पकड़ाया था उसको कुछ वर्षों तक रखा। फिर उसके बाद में हालांकि उसको फांसी की सज़ा दे दी गई थी। फिर इसके बाद में वर्ष 2008 में ही असम में बम ब्लास्ट हुआ था। इसके बाद फिर 2016 में पठानकोट पर हमला हुआ और 2016 में ही उरी पर हमला किया गया। फिर इसके बाद में 2019 में पुलवामा अटैक हुआ जिसमें आत्मघाती बम हमले के दौरान इसमें 37 जवान शहीद हो गए थे। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इन आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने में कुछ संगठन अभी भी सक्रिय हैं। तो उन संगठनों में जैसे बोको हराम का नाम सुना होगा आपने, इसके बाद में अलकायदा का नाम सुना होगा, आ रहा समझ में। और भी बहुत सारे संगठन हैं जैसे हिजबुल मुजाहिदीन का नाम सुना होगा। तो ये कुछ ऐसे संगठन हैं जो आतंकवादी जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार से आज का हमारा यह टॉपिक समाप्त होता है। इसके बाद हम शीघ्र ही आपके लिए अगला वीडियो लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और देखते रहिए कल्याणी IAS एकेडमी के सभी वीडियोस जो आपको सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।